हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां ताइवान के इस कदम से चीन को लग सकती है तगड़ी वाली मिर्ची। भारत के लिए बम्पर दिवाली गिफ्ट पड़ोसी देश करने जा रहा है ये काम। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने भारत से 1 लाख नागरिकों की है मांग। जी हाँ, ताइवान में 1 लाख लोगों को अब भेजेगा भारत। मोदी सरकार के इस कदम से चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। बताएंगे दोस्तों आखिर क्यों ताइवान ने ये बड़ा कदम उठाया है, इसके पीछे सबसे बड़ी उसकी मंशा क्या है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आतंकी पन्नू के लगातार धमकी को लेकर अब अमेरिका ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान। कहा खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों कनाडा का क्या हुआ हाल सबसे पहले आपको बताएंगे पन्नू की 19 नवंबर वाली धमकी पर खालिस्तान समर्थक WSO की भी टेंशन बढ़ गई है। कनाडा सरकार को अब किसी भी कीमत पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक खबर बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत से दुश्मनी लेना इन आतंकवादियों को पड़ गया बहुत महंगा। जी हाँ, पाकिस्तानी आतंकवादी को फिर मार गिराया है। जी हाँ, भारत का बहुत बड़ा दुश्मन था ये आतंकवादी। एक से एक बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि ये दिवाली भारत के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हैप्पी दिवाली एंड जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ताइवान में 1 लाख लोगों को क्यों भेज रहा है भारत। मोदी सरकार के इस कदम से चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। बता दें, ताइवान ने भारत के लिए बम्पर दिवाली गिफ्ट दिया है दोस्तों। पड़ोसी देश करने जा रहा है ये काम। दरअसल धनतेरस के दिन भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आई है। ताइवान ने भारत सरकार से 1 लाख से अधिक लोगों की मांग की है। तिब्बती कंपनियों ने अपने यहाँ भारतीयों को नौकरी देने का ऐलान किया है। भारत के लिए ये ताइवान की तरफ से दिवाली गिफ्ट है। इससे चीन को तगड़ी वाली मिर्ची लग सकती है। दरअसल ताइवान भारत के 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने जा रहा है। अगर ये डील होती है तो ताइवान और भारत के आर्थिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ताइवान के पड़ोसी देश चीन को मिर्ची लग सकती है। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि ताइवान के कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1 लाख से अधिक भारतीयों को काम पर रख सकता है। लोगों ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दिसंबर की शुरुआत में जॉब डील पर साइन हो सकते हैं। ताइवान के लोग लगातार बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी ओर भारत की इकॉनमी भले ही दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले तेज हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि लेबर मार्केट में हर साल लाखों जॉब जनरेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके। अनुमान है कि ताइवान 2025 तक सुपर एज्ड समाज बनाएगा, जहां आबादी के 5वें हिस्से से अधिक बुजुर्ग लोगों की आबादी होने का अनुमान है। भारत ताइवान जॉब डील से चीन के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की संभावना है। चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश ताइवान के साथ आधिकारिक तौर पर कोई आर्थिक समझौता करे। ताइवान पर चीन अपना हक समझता है और चीन चाहता है कि कोई भी देश ताइवान को एज अ कंट्री ट्रीट ना करे। और अब दोस्तों ताइवान ने जिस प्रकार से 1 लाख भारतीयों को अपने देश में बुलाया है, कहीं ना कहीं चीन को ये बहुत बड़ी और तगड़ी मिर्ची लगने वाली है। और ये मिर्ची ऐसी होगी दोस्तों जिसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता, क्योंकि जब चीन को पता है और चीन चाहता है कि ताइवान कोई कंट्री है ही नहीं, फिर भारत कैसे 1 लाख लोगों को ताइवान भेज देगा। और ताइवान भेजने का मतलब है कि चीन में भेजा जा रहा है इलीगली, ऐसा चीन का मानना है दोस्तों। चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, चाइना ताइवान को लेकर ऐसी ही सोच रखता रहा, ऐसे में उसका भड़कना तो निश्चित है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि चीन के भड़कने से अब भारत रुकने वाला नहीं है और भारत लगातार तरक्की करेगा और यही सबसे बड़ी कूटनीति और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दोस्तों कमेंट में आप भी मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आतंकी खालिस्तानी पन्नू को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ा बयान दिया। कहा आतंकी पन्नू की ये धमकियां किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। जिसके बाद कनाडाई पूर्व मंत्री ने पूछा तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। बता दें, अमेरिका सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा एयर इंडिया के खिलाफ दी गई धमकियों की निंदा की। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका को लगता है कि किसी एयरलाइन को धमकी देना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवाद का महिमा मंडन करना स्वीकार है, तो इसके विदेश विभाग के प्रवक्ता ने जवाब दिया कि हिंसा या हिंसा की धमकी को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कनाडा के पूर्व संघीय मंत्री उज्जवल दोसांझ ने इस पर सवाल करते हुए कहा कि फिर अगर ऐसा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका पन्नू के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया में उड़ान भरने वाले सिख अमेरिकी नागरिक भी हो सकते हैं, तो उन्होंने आतंकित करने पर पन्नू के खिलाफ मुकदमा
मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता। दोसांझ ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी के सामने अमेरिकी और कनाडाई राजनेता समान रूप से नपुंसक और कार हैं। उनका कहना है कि जब हमास के समर्थन में रैलियां निकाली गई और हिंसा का महिमा मंडन हुआ तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उस महिमा मंडन की निंदा करने में बहुत जल्दी की, लेकिन पन्नू ने जो कहा उसकी निंदा करने में वो खुद को सक्षम नहीं पा रहे थे। दोसांझ ने कहा ये मेरे लिए हैरान करने वाला और दुखद घटनाक्रम है कि मेरे प्रधानमंत्री और राजनेता आतंकवाद के महिमा मंडन को तब गंभीरता से नहीं लेंगे जब ये एक समुदाय को प्रभावित करता है, वे ऐसा तब करेंगे जब वो दूसरे समुदाय को प्रभावित करेगा। दोस्तों, इस खालिस्तानी आतंकी पन्नू द्वारा दिए गए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी के बाद कनाडा ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। कनाडा ने कहा कि वो विमानन क्षेत्र से जुड़े किसी भी खतरे को काफी गंभीरता से लेता है और वो ऑनलाइन तरीके से दी गई चेतावनी की जांच कर रहा है। एयर इंडिया के यात्रियों को खालिस्तान समर्थक एक प्रतिबंधित समूह द्वारा दी गई धमकी देने के कुछ दिनों बाद कनाडा की यह टिप्पणी सामने आई है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में वीडियो जारी करके एयर इंडिया की 19 नवंबर की उड़ानों के यात्रियों को धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन तरीके से दी गई चेतावनी की बारीकी से और अपने सुरक्षा भागीदारों के साथ जांच कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि पन्नू पर कनाडा कोई भी एक्शन ले पाएगा? क्योंकि अगर लेना होता तो वो कब का ले चुका होता, पर उसने हमेशा पन्नू वाले मामले में खालिस्तानी वाले मामले को टालने की कोशिश की है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? जो भी आपको लगता है अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान पनाहगाह से बना भारत के दुश्मनों का कब्रगाह, लश्कर कमांडर को अज्ञात शख्स ने उतारा मौत के घाट, जिसके बाद दोस्तों एक ही दिन में 2 आतंकवादी मारे जाने की सबसे बड़ी खबर। जो हाल ही में आतंकी मारा गया है अमीन काजमी को गाजा में आईडीएफ ने मार गिराया है। पाकिस्तानी आतंकवादी अमीन काजमी की मौत की सबसे बड़ी खबर आई है। वो लश्कर में कार्यरत सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक था। इजराइल के खिलाफ हमास में शामिल होने को आतुर अन्य पाकिस्तानी आतंकियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर, दिवाली पर बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है भारत को इन आतंकियों की मौत की खबर सुनकर। और दूसरा दोस्तों ये कि जिस प्रकार से इनकी मौत गाजा में हुई है, इससे ये कंफर्म हो चुका है कि ये लोग इजराइल के खिलाफ भी कहीं ना कहीं लड़ाई में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अब तक 12 पाकिस्तान में पले बड़े आतंकियों की मौत की खबर है, जिस बीच पाकिस्तान में गाजी के खत्म होने की भी मरने की बहुत बड़ी खबर है। हाफिज सईद का यह खास गुर्गा भारत के खिलाफ उगलता था आग। आपको बता दें पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। मारे जाने वाले आतंकियों की इस सूची में अगला नाम अकरम खान उर्फ अकरम गाजी का है। गुरुवार को उसे पाकिस्तान के बाजापुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली से उड़ा दिया। गाजी के मौके पर मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI में खासी हलचल बताई जा रही है। गाजी को लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। वो 3 वर्ष पहले तक पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की भर्ती विंग का कामकाज देखता था। गाजी की मौत के बाद पाकिस्तान में इस साल मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या 12 के बाद अब 13 पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान पनाहगाह से बना भारत के दुश्मनों का कब्रगाह। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो, लेकिन ISI को यह पता चल चुका होगा कि कोई ना कोई तो है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और लगातार आतंकियों को मौत के घाट उतारना कहीं ना कहीं ISI को सदमे में जरूर डाल देगा। इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? लेकिन जो भी हो, भारत की तो बहुत मदद हो रही है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां सिंगापुर में दिवाली पर लगा पोस्टर, भारतीयों से सफाई को कहा गया, बवाल बढ़ा तो उतारने जा रही सरकार। जी हाँ, आखिर क्या है मामला बता दे। भारत के साथ साथ दुनिया भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। सिंगापुर में भी जश्न की तैयारी देखने को मिल रही है। इसी बीच यहाँ लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल हम जिस पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं उस पर दिवाली के बाद बड़ी मात्रा में छोड़े गए कचरे को साफ करने की अपील की गई है। हालांकि इस पोस्टर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे हटाया जा रहा है। पोस्टर को लेकर इलाके के सांसद ने कहा है कि गलतफहमी से बचने के लिए इसे हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि सिंगापुर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग रविवार को दिवाली मनाएंगे। द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माउंट बेटन रेजिडेंस नेटवर्क ने यह बैनर लगाया है, जिसमें लोगों से दीपावली समारोह के बाद सफाई करने के लिए कहा गया था। माउंट बेटन के सांसद लीम बायो चुआन ने कहा कि कूड़े विरोधी बैनर RN द्वारा लगाया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी ने इसे समर्थन दिया है। गलतफहमी से बचने के लिए इसे हटा दिया जाएगा। लिम ने कहा वो बैनर RN द्वारा एक जमीनी पहल थी, क्योंकि उन्हें दिवाली समारोह के बाद छोड़े गए कूड़े की बड़ी मात्रा हर साल देखने को मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका का दिवाली में भारी जश्न। अमेरिका में मेयर ने हिंदुओं के साथ मनाया जश्न। ब्रिटेन में भी कई मंत्री पहुंचे। भारतीय दूतावास बता दे देश दुनिया में दिवाली का उत्साह देखने को मिल रहा है।
है। बुधवार को हिंदू अमेरिकी समुदायों ने रोशनी का त्योहार मनाया। इस मौके पर अटलांटा के मेयर आंद्रे डिकेंस भी दिवाली का जश्न और रात्रि भोज में शामिल हुए। मेयर ने कहा कि यह निर्विवाद है कि अटलांटा मजबूत और बेहतर है। हम आभारी हैं कि हमारे यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं और लोगों ने अटलांटा को अपना घर बनाया हुआ है। दक्षिण एशियाई व भारतीय समुदाय अटलांटा की संस्कृति और अटलांटा की अर्थव्यवस्था पर अविश्वसनीय प्रभाव डालते हैं। उन्होंने भारतीय उद्यमियों द्वारा अटलांटा की अर्थव्यवस्था में किए गए योगदान की सराहना की, जो हजारों रोजगार लेकर आए। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में महात्मा गांधी के विशेष योगदान पर भी बात की। ऐसे में दोस्तों, आप लोग भी अमेरिका के इन मेयर्स को हैप्पी दिवाली कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां फिर टकराएंगे भारत, पाकिस्तान और चीनी लड़ाकू विमान। क्या फिर पाकिस्तानी JF-17 अपना भयानक इतिहास दोहराएगा? बता दें, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुबई एयर शो 2023 में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। इस शो के दौरान तेजस का मुकाबला पाकिस्तान और चीन के द्वारा निर्मित JF-17 थंडर ब्लॉक फाइटर जेट और चीन J-10C लड़ाकू विमानों के साथ होगा। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में 13 से 17 नवंबर तक आयोजित इस एयर शो को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एयर शो में से एक माना जाता है। ये एयर शो वाणिज्यिक, व्यावसायिक और सैन्य विमानों के प्रदर्शन के लिए एक शानदार मंच प्रदान करता है ताकि ये दुनिया भर के खरीदार देशों को लुभा सके। भारत, चीन और पाकिस्तान उन देशों में से एक हैं जो वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी क्षमताओं पर जोर देते हुए अपने स्वदेशी विमान पेश करने के लिए तैयार हैं और यही वजह है कि भारत अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट का प्रदर्शन करने जा रहा है। इस एयर शो में पाकिस्तान अपने बेकार JF-17 फाइटर जेट का प्रदर्शन करने जा रहा है। ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास से निर्मित हुआ है। पाकिस्तान ने म्यांमार को JG-17 फाइटर जेट की आपूर्ति की थी, लेकिन इन लड़ाकू विमानों में से कुल 11 विमान तकनीकी खराबियों के कारण काम नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर सैन्य जुंटा पाकिस्तान से काफी नाराज हुई थी और म्यांमार ने इन्हें बेहद ही बेकार बताते हुए पाकिस्तान को सख्त संदेश भेजकर कहा था कि वो इतनी संख्या में विमानों की खराबी को लेकर जवाब दे। ऐसे में दोस्तों, इस एयर शो के लिए अपने भारतीय वायुसेना को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव। कहा, भारत अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। दोनों अमेरिकी नेता भारत आए हैं, जहां उन्होंने अपने समकक्षी भारतीय मंत्रियों के साथ 2+2 बैठक में हिस्सा लिया। दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को 2+2 प्रारूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ अपनी चर्चा के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2+2 वार्ता प्रारूप भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। भारत अमेरिका साझेदारी को वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग, लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन में उनके साझा विश्वास पर आधारित है। ब्लिंकन ने भारत की सक्सेसफुली G20 अध्यक्षता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी और रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने और एक खुला, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र बनाने की पहल पर चर्चा की। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी एक्सपर्ट का इस्लाम के नाम पर डबल स्टैंडर्ड रखने वालों पर निशाना। कहा, चीन में 2000 मस्जिदों को धराशायी कर दिया गया और आपने चू तक नहीं कहा चीन को। जी हां, पाकिस्तान में इंडो अफगानिस्तानी रिफ्यूजी को दोबारा से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। इससे तालिबानी हुकूमत आक्रोश में है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इजराइल हमास युद्ध में फलस्तीन का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान के इस दोहरे इस्लामिक रवैये पर बातचीत करने के लिए यूट्यूबर शोएब चौधरी ने अपने शो में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी विश्लेषक साजिद तरार को आमंत्रित किया था। पाकिस्तानी अमेरिकी विश्लेषक साजिद तरार ने पाक सरकार के इस्लाम को लेकर डबल स्टैंडर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक तरफ अफगानी मुसलमानों को अपने देश से भगा रहा है और वहीं दूसरी तरफ वो चीन के मुसलमानों पर होने वाले जुर्म पर चुप रहता है। पाकिस्तान अफगानियों के लिए तब तक काम करता रहा जब तक उसके पास अमेरिका से कंटेनरों में भर भर के डॉलर आते रहे। साजिद तरार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश के जो भी हालात हैं उसके लिए हुक्मरान खुद जिम्मेदार है। उन्होंने अफगानिस्तान के नाम पर अमेरिका से खूब पैसे लिए, उन्होंने अफगानियों को खुली छूट दे दी। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी हमले हो रहे हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने इस्लाम के डबल स्टैंडर्ड पर बात करते हुए कहा कि एक तरफ आप फलस्तीन में जाकर हमास की तरफ से लड़ने का नाम लेते हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीन में 2000 मस्जिदों को बर्बाद कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया, डिमोलिश्ड किया गया। इस पर तो आप चीन से कुछ नहीं कहते। चीन में उइगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने और नमाज रखने की इजाजत नहीं है। इस पर पाकिस्तानी
सरकार चू तक नहीं करती, क्योंकि ये सारे लोग चीन से पैसे खाकर बैठे हुए हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये चीन से चू करके बोल जाएं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खुद पाकिस्तानी मुल्क अमेरिकी विशेषज्ञ साजिद तरार ने ये सबसे बड़ा हमला किया दोस्तों पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। अगर आप भी मानते कि बिल्कुल सही बात कही गई है इस पाकिस्तानी शख्स के द्वारा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत आर्मेनिया की दोस्ती का सबसे बड़ा डर, पाकिस्तान पीएम से मिले अजरबैजानी राष्ट्रपति, कश्मीर पर उगला जहर। जी हाँ, भारत और आर्मेनिया में बढ़ती दोस्ती के बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने उज्बेकिस्तान में पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से मुलाकात की है। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अचानक से अजरबैजान का दौरा किया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम और पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री काकर ने जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगला है। उन्होंने पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने यह मुलाकात ऐसे समय पर किया है जब भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट से लेकर कई हथियारों की सप्लाई की है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अजरबैजान के राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान में आयोजित आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान गाजा और कश्मीर में मानवीय हालात पर चर्चा हुई। इसके अलावा बातचीत का मुख्य फोकस रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर था। पाकिस्तानी पीएम ने आर्मेनिया को संदेश दे देते हुए कहा कि उनका देश अजरबैजान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, खासकर नगोर्नो काराबाख को लेकर अपना पूरा समर्थन देता रहेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई दोस्तों, उसने सोचा क्यों ना अजरबैजानी राष्ट्रपति से मुलाकात किया जाए। अगली खबर की बात करें, जहां रघुराम राजन ने बताया कहां चूक रहा है अपना भारत, क्यों हम चीन के सामने नहीं टिकते। साथ ही साथ वियतनाम का भी उन्होंने दिया उदाहरण। बता दें, चिप बनाने के मामले में चीन के पास जबरदस्त इनोवेशन है और भारत अब भी बहुत पीछे, और ये बात भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है। इसके साथ ही रघुराम राजन ने भारत की इकानमी के स्थिर ग्रोथ पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश यानी भारत में पर्याप्त नौकरियां जनरेट करने के लिए 8% से अधिक की रफ्तार से ग्रोथ करने की आवश्यकता है। बता दें कि रघुराम राजन वीडियो लिंक के जरिए बीजिंग के एक कार्यक्रम से जुड़े थे। इसी दौरान उन्होंने देश की इकानमी समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। रघुराम राजन ने कहा कि जनसंख्या की जरूरतों और नौकरियों की आवश्यकता को देखते हुए भारत की ग्रोथ स्पीड 8% से 8.5% पर रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि ग्रोथ की रफ्तार बहुत कुछ धीमी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे युवा हैं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ने के पूर्व गवर्नर ने कहा कि देश को चीन और वियतनाम सहित अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने वर्क फोर्स को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। उन्होंने आईफोन पार्ट्स के प्रोडक्शन का हवाला देते हुए कहा कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी पूरी तरह से सक्रिय होने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने तिब्बत को बताया दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार, कहा दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी की आवश्यकता। जी हां, चीन ने शुक्रवार को एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बत क्षेत्र को भारतीय सीमा के पास बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 88 वर्षीय दलाई लामा का कोई भी उत्तराधिकारी देश के भीतर से होना चाहिए और उनके उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी की आवश्यकता है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि दलाई लामा और पंचेन रिनपोचे सहित सभी पुनर्जन्मित तिब्बती जीवित बुद्धों की देश के भीतर तलाश की जानी चाहिए। स्वर्ण कलश से लॉटरी निकालने की प्रथा के जरिए फैसला लिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। तिब्बत को झीझांग कहने वाला चीन इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत के धर्मशाला में निर्वासन का जीवन बिता रहे 80 वर्षीय दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे, जिसका हिमालय क्षेत्र में गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनकी विरासत तिब्बती लोगों के मन में बसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी तिब्बत का अगला उत्तराधिकारी चीन का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि चीन का यह मंसूबा कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता, तो मोदी है तो मुमकिन है, अवश्य कहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां क्या कतर के अमीर हमारे नेवी अफसरों की मौत की सजा माफ कर सकते हैं। बता दें, कतर में मौत की सजा पाए नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को वापस लाने के लिए सरकार कई विकल्पों पर काम कर रही है। 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने अपील दायर की है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय यानी MEA ने कहा कि फैसला गोपनीय है यानी कॉन्फिडेंशियल है, जिसे हमारी कानूनी टीम के साथ साझा किया गया। भारत ने सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए अपील दायर की है। इससे इतर अब सभी की निगाहें कानूनी विकल्पों और संधियों से ऊपर कतर के अमीर शेख तमीम हमाद अल थानी पर भी टिकी है। कतर के अमीर क्या भारतीयों की मौत की सजा माफ कर सकते हैं? तो आपको बता दें
हैं। कतर की परंपराओं के मुताबिक मुल्क के अमीर सद्भावना दिखाते हुए साल में 2 बार अपने देश में कैदियों को क्षमादान देते हैं। ये मौका आता है हर साल रमजान के पवित्र महीने में और कतर के नेशनल डे यानी 18 दिसंबर को। भारत के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी भारत के नागरिकों के लिए भी क्षमादान की घोषणा कर सकते हैं। भले ही गेंद कतर के पाले में है, लेकिन भारत सरकार भी अपने नागरिकों की वतन वापसी के लिए लगातार काम कर रही है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां योगी कैबिनेट बैठक पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का बड़ा बयान। कहा बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद किया। जी हां, अयोध्या में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का गुस्सा भड़का है। सपा सांसद ने कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद कर दिया और फिर उस पर मंदिर बना दिया गया। कोर्ट भी उनका है, हमारा नहीं। बीजेपी के पास ताकत है, उनके पास सरकार है, जहां चाहे बैठक कर लें। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग ने कहा कि कानून होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवा दिया गया, जो गैर कानूनी है, मुल्क के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और कानून के खिलाफ तो यह काम हुआ ही है। बहरहाल दोस्तों, इनके बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, जहां आचार्य प्रमोद के बयान पर मचा हंगामा। कहा कांग्रेस के कुछ नेताओं को भगवान राम जी से है नफरत। बता दें, कांग्रेसी नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में नाम न होने पर कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ नेता हैं जिन्हें राम जी से नफरत है, राम जी के नाम से नफरत है। इन नेताओं को हिंदू शब्द से ही नफरत है। ये हिंदू धार्मिक गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में कोई हिंदू गुरु हो, लेकिन कोई हो सकता है कांग्रेस को हिंदुओं के समर्थन की आवश्यकता ना हो या किसी हिंदू धर्म गुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो मकसद होता है उसमें कोई कमी नजर आ रही हो। ये पार्टी का निर्णय है। अगली खबर की बात करें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जी करेंगे श्री राम जी का राज तिलक। पुष्पक रूपी हेलीकॉप्टर से आएंगे प्रभु, जलेंगे 30 लाख दिए। बता दें, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन ब्रष्ट की झरी लाई। भगवान राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। रामचरितमानस की उक्त चौपाई दीपोत्सव में साकार रूप लेती दिख रही है। दोस्तों, शनिवार को भगवान श्री राम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पधारेंगे। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ जी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगी। राज्याभिषेक समारोह में सीएम योगी श्री राम जी का राज तिलक करेंगे। स्वागत में राम जी की पैड़ी पर 21 लाख दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएंगी। जी हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन की बेला में हो रहे दीपोत्सव को अद्भुत रूप देने के लिए अयोध्या का स्वर्ग जैसा श्रृंगार किया गया है। अयोध्या की सुंदरता को बयां करती रामचरितमानस की चौपाई अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी चरितार्थ हो रही है। जी हाँ, अब ऐसे में आप लोगों का कमेंट में जय श्री राम लिखना तो बनता है। दोस्तों, भारी मात्रा में जय श्री राम लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से और भी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए